हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ न्यू ड्रामा जिसका नाम है बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जी योंग को दिखाया जाता है जिसे जोसियों के सिपाही पकड़कर महाराजा योनी के पास लेकर जा रहे होते हैं। महल में मौजूद सभी मंत्री जी योंग को देख रहे होते हैं। फिर जी योंग महाराज योनी को देखती है और कहती है कि ये है जोसियों का राजा और अपने वक्त का ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला महाराज था और सुना है कि इसको खाना बहुत पसंद था। फिर जोसियों के सिपाही जी योंग को महाराज के आगे फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में मंत्री महाराज से कहने लगते हैं कि महाराज आपको इस लड़की को जान से मार देना चाहिए ताकि राजगद्दी के जो उसूल हैं वो फिर से बने रहे। सभी मंत्री भी महाराज से कहने लगते हैं कि महाराज आप इसे मार दें। फिर महाराज योनी जी योंग के पास आते हैं और कहते हैं कि कल रात इस महिला ने मुझे कुछ शाही खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं बहक गया था। फिर महाराज अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला ले लिया है, मैं इस लड़की को मुखिया राज रसोईया बनाता हूँ। सभी मंत्री ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि ये क्या सजा हुई। जी योंग भी ये सुनकर हैरान होती है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें समझ आया मैंने तुम्हें क्या कहा है, और अगर तुमने कोई एक भी खाना 2 दफा बनाया या फिर तुम्हारा कोई भी बनाया हुआ खाना मुझे पसंद ना आया तो तुम्हें मौत मिलेगी। तो जी योंग खुद से बातें करती है और कहती है कि ये क्या मुसीबत है यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी मिशेलिन 3 स्टार शेफ बनना चाहती थी और अब मैं यहाँ पर एक गुस्से वाले महाराज की बावर्चन बनूंगी। तो महाराज योनी कहते हैं कि बोलो फिर तुम्हें क्या ये मंजूर है या फिर तुम अभी इसी वक्त ही मरना पसंद करोगी। फिर महाराज अपनी तलवार को उठा लेते हैं। जी योंग भी डर जाती है लेकिन महाराज उसकी रस्सियों को काट देते हैं। जी योंग पहले तो खुद को देखती है कि वो बिल्कुल ठीक तो है ना, फिर वो कहती है कि एक न एक दिन ये इंसान मुझे मार ही डालेगा लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो जी योंग महाराज से कहती है कि महाराज आपको खाने से बेकाने वाली गलती मेरी ही है लेकिन ये तो एक नाइंसाफी वाला समझौता है। जी योंग ये कहने के बाद महाराज को देखती है जो उसे घूर रहा होता है। तो वो कहती है कि लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिर तक पूरी कोशिश करूंगी। फिर हमें जी योंग वॉइस ओवर करके बताती है कि मेरा नाम है जी योंग और आप लोग शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि मैं साल 2025 से आई हूँ और फिर अब आपको जानना होगा कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। ये एक लंबी कहानी है। फिर यहीं से सीन कट हो गए हमें 2025 के फ्रांस में होने वाले कुकिंग कंपटीशन को दिखाया जाता है। इस कंपटीशन में बहुत ही बड़े बड़े शेफ्स आए होते हैं और यहाँ पर जी योंग भी होती है। कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह चुके होते हैं। जी योंग देखती है तो उसका स्टोव खराब हो चुका होता है। जी योंग हेल्पर को बुलाती है और उसे बताती है कि मेरा स्टोव खराब हो चुका है। फिर बस 4 मिनट रह चुके होते हैं। इतने में एक शेफ भी अपनी डिश को पूरा कर लेते हैं। कमेंट्री बताता है कि वक्त खत्म होने से पहले अगर किसी शेफ ने अपनी डिश को पूरा ना किया तो वो ऑटोमेटिकली इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे 3 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ बनने का मौका मिलेगा। जी योंग इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए ये सोच रही होती है। इतने में ही उसे एक आइडिया आता है। जी योंग भागते हुए जाती है और कुछ घास लेकर आती है। फिर जब वो घास को आग लगाने लगती है तो इतने में ही हेल्पर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि बिना परमिशन के कहीं भी आग लगाना मना है? तो जी योंग कहती है कि अधूरी डिश से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। और ये शो भी यही कहता है। तो चलो अब जाओ और मुझे मेरी डिश पूरी करने दो। जी योंग आग जलाती है तो सभी शेफ उसको देखने लगते हैं। जजेस भी जी योंग को देख रहे होते हैं। जी योंग कहती है कि अब वक्त है इसको तेज आंच पर ग्रिल करने का। मीट अंदर से पूरी तरह से पक चुका है लेकिन ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो उसकी डिश के टेस्ट और खुशबू को उभारेगा। फिर लास्ट 2 मिनट रह जाते हैं। सभी शेफ अपनी अपनी डिश को पूरा करे होते हैं, अपनी बेल को बजा देते हैं। कमेंट्री कहता है कि वक्त के खत्म होते ही सभी अपनी डिशेस को वहीं पर रोक देंगे। जी योंग भी लास्ट 1 सेकंड में अपनी बेल बजाती है। जजेस एक एक करके सभी शेफ्स की डिशेस को चेक करते हैं लेकिन जजेस को किसी भी शेफ की डिश पूरी तरह से पसंद नहीं आती। फिर जी योंग का भी नंबर आ जाता है। जजेस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हो वो कंटेस्टेंट जिसने हमारे रूल्स को इग्नोर किया था। फिर जी योंग उन जजेस को अपनी डिश के बारे में बताती है तो जजेस कहते हैं कि लगा नहीं था कि ये डिश इतनी अच्छी लगेगी लेकिन दिखने में काफी अच्छी लग रही है। जी योंग कहती है कि ये हमारी पुरानी शाही डिशेस में से एक है जो कि जोसियों के इरा में बनाई जाती थी। तो इतने में जजेस कहते हैं कि जोसियों क्या कहा है? तो जी योंग कहती है कि पहले कोरिया को जोसियों कहा जाता था। जोसियों के एक राजा थे योनही जो बहुत ही जालिम और खाने के शौकीन माने जाते थे और ये डिश जोसियों के राजा योनही की पसंदीदा डिश मानी जाती थी। फिर जजेस जी योंग की डिश को चेक करते हैं, उसकी डिश की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सूखी घास पर ग्रिल करना ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर कमेंट्री रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आ जाता है और कहता है कि जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 1 लाख युआन मिलेंगे और उसके साथ साथ मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ बनने का मौका भी। और फिर सस्पेंस क्रिएट करते हुए वो लोग कंपटीशन के विनर में योन ची योंग का नाम ले लेते हैं। जी योंग अपना अवार्ड लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। फिर जी योंग का घर में दिखाते हैं जो अपने अवार्ड के साथ चीयर्स करते हुए वाइन पीती है। फिर वो पेरिस को गुड बाय कहती है। इसके बाद हमें उसे सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पर जी योंग अपने फादर से बात कर रही होती है। उसे बता रही होती है कि वो ये कंपटीशन जीत गई और मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है कि 3 स्टार रेस्टोरेंट की अब मैं शेफ हूँ। तो जी योंग के फादर कहते हैं कि तुम वहाँ पर थोड़ा आराम करके क्यों नहीं आती? मैंने सुना है कि आज सूरज ग्रहण भी है। तो जी योंग कहती है कि सूरज ग्रहण, अरे वाह मजा आ जाएगा, इसी बहाने मैं सूरज ग्रहण भी देख लूंगी। तो जी योंग के फादर कहते हैं कि मुझे वहाँ से एक किताब चाहिए, क्या तुम आते हुए वो किताब ले आओगी? तो जी योंग पूछती है कि कौन सी किताब? वो बताते हैं कि जोसियों की हिस्ट्री के बारे में वो किताब है और जी योंग के कॉलेज के प्रोफेसर ने वो किताब ली होती है और वो प्रोफेसर उस किताब को उसके हॉस्टल में पहुंचा देंगे। तो जी योंग कहती है कि ठीक है और मैं लैंड होते ही आपको कॉल करूंगी। फिर जी योंग उस किताब को लेते हुए अपनी फ्लाइट के लिए चली जाती है। फिर जी योंग को फ्लाइट में दिखाया जाता है, उनके पास खाना आता है। तो जी योंग कहती है कि हम तो अपनी सॉस के बिना रह ही नहीं सकते, अच्छा है कि मैंने इसको अपनी पॉकेट में रखा है। फिर उनका पायलट अनाउंस करता है अगर आप लोग अपनी विंडो से भी बाहर देखेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत ही खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। जी योंग भी सूरज ग्रहण देख रही होती है
है। उसके साथ सीट में बैठा हुआ आदमी भी सूरज ग्रहण देखता है, लेकिन गलती से उसकी सारी कॉफी जियोंग पर गिर जाती है। वो जियोंग से माफी मांगता है तो जियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, इतना तो होता ही रहता है। इतने में जियोंग की नजर उसके फादर की मंगवाई हुई बुक पे पड़ती है जिसके ऊपर कॉफी गिर चुकी होती है। जियोंग अपना बैग लेती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम जाके जैसे ही वो बैग से बुक निकालती है तो वो सारी की सारी गीली हो चुकी होती है। जियोंग कहती है कि एक दफा साफ करके देखती हूँ, क्या पता साफ हो जाए। फिर वो बुक का नाम देखती है जिसका नाम होता है मांगन रॉक। जियोंग बुक को खोलकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज लिखी होती है। तो वो कहती है कि क्या ये कुकिंग बुक है। बुक के अंदर एक पेज फटा हुआ होता है। इसी दौरान सूरज ग्रहण भी पूरा होने वाला होता है। जियोंग उस बुक के लास्ट पेजेस पे लिखे हुए लाइंस को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि जब मेरी सोलमेट इस लाइनों को पढ़ेगी तो उसी वक्त में वापस आकर मेरी बाहों में आ जाएगी। जियोंग के ये पढ़ते ही मांगन रॉक का नाम भी चमकने लगता है। तो वो कहती है कि मैं समझ गई, जोसियो एरा का ये तो रोमांटिक नॉवल है। सूरज ग्रहण के पूरे होते ही वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और सब कुछ हिलने लगता है। जियोंग मदद के लिए चिल्लाती है और दरवाजा खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर जियोंग उसी बुक के अंदर चली जाती है और टाइम ट्रेवल करते हुए वो जोसियो एरा में आ जाती है। फिर जियोंग एक जंगल में गिरती है और जंगल में गिरते हुए एक जाल में फंस जाती है। जियोंग बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमें वहाँ पर एक हिरन को दिखाया जाता है जिसका महाराज यूनी अपने सिपाहियों के साथ शिकार कर रहा होता है। फिर महाराज यूनी हिरन पर अपना निशाना बांधते हैं, लेकिन उसको मारने से पहले वो अपनी माँ के बारे में सोचते हैं जिसे मुजरिमों की तरह बेइज्जत करके महल से निकाला गया था। और महाराज यूनी भी ये सब कुछ देख रहे थे और फिर महाराज यूनी हिरन को मार देते हैं। फिर महाराज यूनी राजमंत्री से कहते हैं कि आप सिपाहियों से कहें कि हिरन को महल ले जाया जाए। तो राजमंत्री कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो आज के लिए आपको मेरे ख्याल से अब महल लौट जाना चाहिए। और मुझे डर है पिछली बार शिकार के दौरान जिस बागी ने हमला किया था, इस बार भी वो हमला कर सकता है। इतने में महाराज का सिपाही कहता है कि महाराज से डरपोकों वाली बातें मत करो। महाराज यूनी कहते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं, आज तो इतना अच्छा दिन है तो आज तो शिकार करना बनता है। फिर हमें महाराज की दादी इंजो को दिखाते हैं जो कहती है कि क्या बात है, महाराज अभी तक शिकार से वापस क्यों नहीं आए? सूरज ग्रहण अब तक शुरू हो चुका होगा, उन्हें चाहिए था कि वो अब तक वापस आ जाते। तो महाराज की सेवक कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा राजमाता, मैं महाराज की खिदमत करने में असफल रही। वहाँ पर महाराज की 3 सगी भी मौजूद होती हैं और वो महाराज के बारे में ही बातें करती हैं कि महाराज को इस बात को समझना चाहिए था, उन्हें महल में रहना चाहिए था, उन्हें ऐसे शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो पहली सगी कहती है कि मेरे ख्याल से ये सब कुछ चौथी शाही सगी की वजह से हो रहा है। कुछ मंत्री चौथी सगी को सजा देने का कह रहे हैं और ये बात अभी भी जारी है और शायद इसी वजह से महाराज यून ही अभी तक शिकार पर गए हुए हैं। बाकी शाही सगियां कहती हैं कि चौथी शाही सगी की वजह से हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। आपको चाहिए कि ऐसे मौकों पर आप उन पर गुस्सा करें, उन्हें अच्छी सी फटकार लगाएं। तो महारानी इंजो सोचने लगती है कि क्या बस यही बात हो सकती है? क्या महाराज को निकाली गई रानी के बारे में अभी भी याद होगा? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तो वो वक्त था जब सब कुछ बदला जा सकता था। फिर हमें सभी मंत्रियों को दिखाया जाता है जो महाराज के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सूरज ग्रहण जैसे इतने अच्छे दिन में महाराज शिकार पर कैसे जा सकते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे राज्य का बहुत ही पाक दिन है, उसके बावजूद भी वो शिकार पर चले गए। प्रिंस जेसन कहते हैं कि इस बात से साफ जाहिर है कि किसी ने महाराज का दिल दुखा दिया है। तो आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसने महाराज के दिल को इतना दुखा दिया है? तो प्रिंस जेसन को दूसरे मंत्री कहते हैं कि हद होती है, क्या आप सुबह तक पी रहे थे? तो वो नशे से चूर कहते हैं कि क्या सुबह हो गई है? और फिर वो अपने ही राज्य के बारे में मजाक करने लगते हैं। कहते हैं कि राज्य का हाल तो हमेशा से ऐसा ही है, जैसे कोई नाच रहा हो और नाच नाच के थक गया हो। फिर हमें महाराज यूनी को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अंधेरा हो चुका है लेकिन पंछी अभी भी चहक रहे हैं, वाकई आज सूरज ग्रहण है। फिर महाराज यूनी अपने सभी सिपाहियों से कहते हैं कि आज के दिन में जो सबसे ज्यादा हिरन का शिकार करेगा मैं उसे खास इनाम दूंगा। इतने में महाराज के सिपाही लू उनसे कहते हैं कि महाराज मेरे ख्याल से हमें महल लौट जाना चाहिए। तो महाराज यूनी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें भी सूरज ग्रहण की चिंता हो रही है? तो वो कहता है कि हाँ, और कहते हैं कि अगर आपने सूरज ग्रहण की रस्म ना की तो आपको बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं और हो सकता है कि डायन भी आ जाए। इतने में सूरज ग्रहण पूरा हो जाता है। महाराज कहते हैं कि ये सब कुछ फजूल बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आखिर आज के जमाने में डायन कहाँ से आएगी? फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं, उसे फूलों की खुशबू आ रही होती है। तो कहती है कि ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर वो अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द देखती है तो खुद को जाल में पाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? फिर वो अपना मोबाइल निकाल के देखती है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। वो मोबाइल को ऊपर नीचे करके नेटवर्क लाने की कोशिश करती है लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता। तो जियोंग को याद आता है कि कुछ देर पहले तो वो प्लेन के वॉशरूम में थी। तो कहती है कि मैं तो अभी प्लेन के वॉशरूम में थी, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? फिर इतने में ही महाराज यूनी को एक लोमड़ी नजर आती है। लोमड़ी का शिकार करने के लिए वो लोमड़ी के पीछे चले जाते हैं। अभी उनके सिपाही तैयार नहीं होते लेकिन महाराज लोमड़ी के पीछे अकेले चले जाते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो नेटवर्क लाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो कहती है कि वो सब तो मुझे कह रहे थे कि आपको 5G स्पीड मिलेगी, ये कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं पहाड़ों में फंस गई हूँ। इतने में एक तीर आता है और उसके पास से गुजरते हुए दरख्त में लग जाता है। जियोंग हैरानी से तीर को देख रही होती है और कहती है कि तीर। फिर इतने में उसे लोमड़ी में नजर आती है। फिर तीसरा तीर जाके जियोंग की रस्सी को लगता है जिसकी वजह से जाल गिर जाता है। जियोंग ट्रैप से बाहर आती है और कहती है कि अंधे हो क्या? इतने में एक और तीर जियोंग के पास से गुजरता है। जियोंग भागते हुए दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है कि देखो तीर मत चलाना, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और भी है। और लोमड़ी दूसरी तरफ चली गई है। फिर जियोंग महाराज यूनी को वहाँ पर आते हुए देखती है। महाराज पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो जियोंग कहती है कि तुम कोरियन हो। फिर महाराज जियोंग के पहने हुए कपड़े देखते हैं और कहते हैं कि इसका पहनावा तो बहुत ही अजीब है और अपना तीर निकाल लेते हैं। महाराज यूनी अपना निशाना बांधते हैं तो जियोंग कहती है कि देखो ऐसे मत करो, तुम प्लीज तीर मत चलाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ लोमड़ी दूसरी तरफ चली गई
जाती है। फिर जीयोंग भागने लगती है और महाराज उसके पीछे पीछे तीर चलाते हुए आते हैं। जीयोंग भागते हुए भी उसे कह रही होती है कि तुम मेरे पीछे आना बंद करो। फिर भागते भागते जीयोंग एक खाई के पास पहुंच जाती है और मजबूरन उसे रुकना पड़ता है। तो जीयोंग अपने बैग से इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस निकालती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, हम दोनों कोरिया में और तुमने अभी अभी मुझ पर तीर चलाया है। तो महाराज जुनी उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, और फिर वो खुद से कहते हैं कि इसकी शक्ल, सूरत और कपड़े सब अजीब है और ये इसके हाथ में क्या है, क्या ये जादू की छड़ी है। जीयोंग सोचती है कि बोलने के अंदाज से तो ये कोरियन ही लग रहा है, लगता है किसी नाटक कंपनी से है। और फिर जीयोंग महाराज से कहती है कि देखो अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, और मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि लुमड़ी उस तरफ है लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे। तो महाराज जुनी कहते हैं कि मैंने सुना। तो जीयोंग कहती है कि क्या सुना, और अगर सुना तो फिर तुम मुझ पर तीर क्यों चला रहे थे, पागल हो गए हो क्या। महाराज जुनी अपना तीर निकालते हैं और उस पर निशाना बांधते हैं। तो जीयोंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। और ये देखो ये 10,000 वॉल्ट की गन है, एक झटका लगेगा ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। इतने में महाराज जुनी को अपने वॉरियर लू की बात याद आती है। जुनी कहते हैं कि अगर आपने रस्म अदा ना की तो हो सकता है कि डायन भी आ जाए। और फिर वो कहते हैं कि कहीं ये डायन तो नहीं, और जीयोंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो या फिर डायन या फिर कोई जादूगरनी। तो जीयोंग कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, और उसे कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो महाराज जुनी कहते हैं कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, तुम कभी भी इंसान नहीं हो सकती। जैसे ही महाराज अपने तीर को टाइट करते हैं तो जीयोंग कहती है कि अरे नहीं तुम ऐसा नहीं करो, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं मिशेलिन 3 स्टार शेफ हूँ। तो महाराज कहते हैं कि अजीब खबरें, बेतुकी बातें और ऐसा रवैया जैसे इसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हो, तुम एक डायन हो। और फिर जीयोंग के बैग को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे शायद एक भिखारी। तो जीयोंग कहती है कि इसका स्क्रू ढीला है क्या। और फिर महाराज जुनी से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, भिखारी, मैं भिखारी तो लगूंगी ना, अब जंगल में गिर के मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और तुझे क्या लगता है, तू बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूनी कहता है कि तुमने मुझे तू कहा, तमीज से बात कर बेहुदा लड़की। तो जीयोंग कहती है कि हाँ तू कहा तो क्या कर लेगा, तू यहाँ का राजा महाराजा है क्या। और फिर वो कहती है कि अच्छा मैं समझी, तुम एक एक्टर हो क्या, तुम कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रहे हो। अच्छा तो इसका मतलब कि ये एक सेट है, ये मूवी है या सीरीज। तो यूनी कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और अब तुम्हारा खेल खत्म। तो जीयोंग कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये बात बार पे तीर क्यों निकाल लेते हो। जीयोंग ने खुद को बचाने के लिए अपना बैग आगे किया होता है तो महाराज उसी के बैग पर तीर मार देते हैं और वो खाई में गिर जाता है। जीयोंग अपने बैग को गिरते हुए देखती है और कहती है कि इसने मुझ पर तीर चलाया। और यूनी कहता है कि कमाल है, मेरे हाथ को झटका लगा तीर मारते हुए। फिर जीयोंग गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि चलो घोड़े से नीचे उतरो। और फिर जीयोंग महाराज को डराने के लिए बहुत से कुंफू एक्ट करती है। यूनी अपना तीर निकालने वाला होता है तो वो देखते हैं कि उसके तीर खत्म हो चुके होते हैं। जीयोंग महाराज को देखती है और कहती है कि अरे वाह तुम्हारे तीर खत्म हो गए, अब मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मर्डर करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवाऊंगी। और मेरी बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले वकील हैं और वो पहले सरकारी वकील भी थे। तो यूनी अपने घोड़े से नीचे आता है और कहता है कि बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले वकील हैं, तो ये तो पराये से भी पराये हुए। और फिर यूनी अपनी तलवार निकाल लेता है तो जीयोंग कहती है कि अरे बाप रे तुम्हारे पास तो तलवार भी है। यूनी कहता है कि तुम्हारे रिश्तेदार वकील कहाँ काम करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर वो जीयोंग के करीब आने लगते हैं तो जीयोंग कहती है कि देखो तुम मेरे पास मत आओ। फिर जीयोंग अपने गन से तलवार को शौक देती है, लेकिन महाराज यूनी ने जहाँ से तलवार पकड़ी होती है वो लकड़ी की होती है तो उनको करंट नहीं लगता। फिर यूनी जीयोंग की वो गन भी खाई में फेंक देता है। जीयोंग अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि ये एक सपना है, मुझे सपने से जगा दो। महाराज यूनी कहते हैं कि अब क्या हुआ, अब तुम्हारी सारी बहादुरी कहाँ गई। जीयोंग कहती है कि मुझे उठा दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान बनूंगी। महाराज यूनी कहते हैं कि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, अब सबको तुम अलविदा कह लो। महाराज जीयोंग को मारने वाले होते हैं। जीयोंग कहते हैं कि अरे प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। इतने में ही एक बागी महाराज को तीर मार देता है। महाराज भी जीयोंग पर गिर जाते हैं और वो दोनों एक साथ ही खाई से नीचे गिर जाते हैं। खाई से गिरकर वो दोनों नीचे बहते हुए पानी में गिर जाते हैं। और फिर यहीं पर एपिसोड 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।